अच्छा जी, आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़ोर-शोर से नारा चल रहा है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के बजाय पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। तो थोड़ी इस टॉपिक के हवाले से बात कर ली जाए कि आजकल हर बंदा ही पाकिस्तान छोड़ने की बातें कर रहा है और जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स पे और इन जगहों पे जाकर देखा जाए तो भई लोग बोल रहे हैं कि कनाडा आ जाओ, कनाडा में ये है, यूके में चले जाओ, यूके में ये है, अमेरिका में ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बिल्कुल मेरी आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने ये सारी बातें की कि किस तरह एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप एक पार्ट टाइम जॉब करके इतने पैसे कमा लेते हो और एक इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हो कि पाकिस्तान में एक फुल टाइम एम्प्लॉय 5, 7, 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो वो उतना अच्छा एक लाइफ़स्टाइल एन्जॉय नहीं कर सकता जितना आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट एक पार्ट टाइम काम करके जितना अच्छा लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हो। ये तो तस्वीर का एक रुख हो गया। अब तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे आने के बाद कौन-कौन से मसले मसाइल आते हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर लोग ये चीज़ें नहीं बताते कि यार ये चीज़ें किसने सुननी है। बेसिकली फिर क्या होता है कि लोग जज़्बाती होकर जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं, वो लोग जज़्बाती होकर डिसीज़न लेते हैं, भई कुछ भी हो जाए, हमने पाकिस्तान छोड़ना है। कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें अपने पेरेंट्स से लड़ाई करनी पड़े, घर बेचना पड़े, अम्मा का गोल्ड बेचना पड़े, लेकिन हमने इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं रहना। लेकिन जब वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ मूव करते हैं तब उनको वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा होता है, तब उनको वहाँ की रियलिटीज़ का जाकर पता चलता है। अब जैसे पाकिस्तान से दुबई गए, आपको एक ही शौक लगेगा लाइफ़स्टाइल का कि यार क्या लाइफ़स्टाइल है, क्या गाड़ियाँ हैं। लेकिन इसके निस्बतन अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो आपको एक कल्चरल शॉक लगता है यार, चीज़ें ही अलग हैं भाई। मैकडॉनल्ड है लेकिन मैकडॉनल्ड से जाके बर्गर नहीं खा सकते, केएफसी अवेलेबल है, केएफसी नहीं जा सकते, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन आप जाकर अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? इसलिए नहीं कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए हलाल खाना ही नहीं होता। मैं कोई मौलवी वौलवी टाइप का बंदा नहीं हूँ भाई, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक आम सा इंसान जो पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन से, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है उससे, इन ट्रैफिक का जो निज़ाम है, कोई भी 30-35 हज़ार रुपए के, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, कराची में इस वक्त ये हालात है कि कोई भी 30-35 हज़ार रुपए के मोबाइल के लिए आपके बच्चे को, आपके जवान बच्चे को मार के चला जाता है। इस वक्त आप उनको पाकिस्तान छोड़ने के 1000 रीजन दे सकता हूँ। आप किसी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, आपका रेशियो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, सबसे पहले सही है, आपको जॉब बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, आपको हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं होते, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाता है। जबकि पाकिस्तान में अगर इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास, आपको वो लकीर, वो जो मिडिल क्लास की लाइन है वो क्रॉस करने के लिए 2 से 3 जनरेशन की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके अलावा अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ जाएँ, आप 30 साल की उम्र में आते हैं, 40 साल की उम्र में आपका अपना घर, गाड़ी, पैसे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी जो एक डार्क साइड है, उसको भी हमें अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। मतलब क्या, एक बंदा जो मिसाल के तौर पे एक बंदा जो पाकिस्तान में नमाज़ का पाबंद है, चलो बच्चों की बातें तो एक तरफ है कि बच्चों के साथ क्या-क्या मसले मसाइल आते हैं, पहले मैं बड़ों की बात करता हूँ। तो जो एक बंदा नमाज़ का पाबंद है, अब मैं जर्मनी की बात करता हूँ, जर्मनी में दिसंबर में तकरीबन 12:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी और सवा 3 बजे, लिटरली सवा 3 बजे मगरिब की नमाज़ हो रही थी। मतलब 3 घंटे के अंदर-अंदर आपको ज़ोहर, असर, मगरिब तीनों नमाज़ें पढ़नी थी, सही है? इशा का तो चलो ये रात तक का टाइम होता है, ठीक है? तो ये 3 नमाज़ें, अब ये 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम आप कहाँ पे होते हो? ऑब्वियसली आप काम पर होंगे, आप ये नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, आप चाह कर भी ये नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे। जुम्मे की नमाज़ होती है, जुम्मे की नमाज़ आप कैसे पढ़ेंगे भाई? आपकी जॉब आप किसी जगह पे कर रहे हैं और जुम्मे की मस्जिद कहीं और है। गर्मियों में इस वक़्त मैं जर्मनी में मौजूद हूँ और इस वक़्त आजकल इशा की मगरिब की जो नमाज़ हो रही है रात को 9:30 बजे हो रही है और इशा का टाइम पौने 12 बजे है। लिटरली आप काम से अगर होकर आएँ, आप इतने थके हुए होते हैं कि आप रात को पौने 12 बजे तक इशा के लिए जाग ही नहीं सकते हैं भाई। तो ये तो एक चीज़ हो गई बड़ों के हवाले से। आप चाह भी रहे होते हैं काफ़ी सारे काम करना, आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो एक तो ये है कि आपकी नमाज़ें, दीन से आपकी दूरी होना शुरू हो जाती है। आपको दिल में गिल्टी फ़ील हो रहा होगा, लेकिन आप चाहते हुए, ना चाहते हुए आपको नमाज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है? और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जानबूझ के जो नमाज़ छोड़ी गई, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद जाके बैठ के सारी ज़िंदगी की नमाज़ें अदा कर देंगे, ऐसा नहीं। जो नमाज़ जानबूझ के छोड़ी गई, वो फ़ौत हो गई। अच्छा जी, बच्चों की तरफ आ जाएँ। आपको और हमें ये तो पता था कि यूरोप में स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी जाती है। 3-4 क्लास से बच्चों को सेक्स एजुकेशन ये लोग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, वो उनको 10 साल बाद भी सीखनी है, ये लोग 10 साल पहले सिखा देते हैं, ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए। इस वक़्त जो एक अलार्मिंग चीज़ हुई है, अलार्मिंग चीज़ ये है कि इस वक़्त यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के साथ-साथ जेंडर ट्रांसफ़ॉर्मेशन और एलजीबीटी, ये दोनों चीज़ें आपको आपका हक समझ के समझाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनजीओज़ काम कर रही हैं इस चीज़ के हवाले से और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस है कि भई अगर आप अपना जेंडर ट्रांसफ़ॉर्म करते हो तो ये आपका राइट है, आपकी बॉडी, आप उसके साथ जो मर्ज़ी करो। मतलब अल्लाह ताला ने आपको लड़की बनाया तो आप जेंडर ट्रांसफ़ॉर्म करके लड़के बन जाओ। मतलब आप सोच सकते हो ये चीज़ इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। या सेम सेक्स मैरिज आपका राइट है, यहाँ पे स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। कि लड़का लड़की से शादी करे कोई मसला नहीं है, लड़की लड़की से शादी करे कोई मसला नहीं है। आप सोच सकते हो
यार आपकी बेटी बोले कि मैं तो बेटी लड़की से शादी कर रही हूँ, मतलब हम लोग ये चीज़ तस्वुर ही नहीं कर सकते। एक चीज़ स्कूल्स के हवाले से, जब यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में जब आप अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे-बेटी के साथ 10-12 साल की उम्र में सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे गर्मियों में जो इन लोगों ने कपड़े पहने होते हैं, वो अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम कंट्री में लोगों ने बीचेस पे भी नहीं पहने हुए होते। ऑब्वियसली आपका बच्चा उस चीज़ को देख रहा है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे नहीं करेगा तो ऑनलाइन जाके चीज़ों को देखेगा, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेगा। रोड्स पे ये लोग खड़े होके लड़का-लड़की कपल्स, यंग कपल्स 18-18 साल, 16-16 साल के जो मर्ज़ी करें, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। तो ऑब्वियसली जब वो आपका बच्चा वो चीज़ देखेगा तो वो आपसे क्वेश्चन तो करेगा, ठीक है? उसके बाद बीचेज़ की तरफ अगर चले जाएँ, यहाँ पे वैसे तो कुछ स्पेसिफिक बीचेज़ हैं जिनको न्यूड बीचेज़ कहा गया है। भई कपड़े पहनो, कपड़े उतार के नहाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो इस वक़्त बीचेज़ हैं, वो सभी न्यूड बीचेज़ बन गए हैं। मतलब आप सोचें आपका बच्चा स्कूल के साथ कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनता है, बीच पे जा रहा है आपका बच्चा 12-15 साल का, ठीक है? तो वो बीच पे हर किसी की मर्ज़ी, उसने कपड़े पहने हुए तब भी उसकी मर्ज़ी, नहीं पहने तो कोई बंदा आके बोलेगा नहीं, "ओ भई आप ये क्या कर रहे हो?" कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स तो बहुत दूर की बात रह गई, 10 साल पुरानी बात हो गई है। इस वक़्त तो न्यूड बीचेज़ वाला ज़माना आ गया है भाई। तो आप कैसे, आपका बच्चा जब वो चीज़ें देखेगा तो वो चीज़ें अडॉप्ट करेगा। जब वो ये चीज़ें अडॉप्ट करेगा तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चीज़ों की। मतलब यहाँ पे प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं। आप जाओ वहाँ पे, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप 18 साल के हो, आप जाओ वहाँ पे। प्रॉपर सेक्स शॉप्स बनी हुई हैं। आप अपने बच्चे के साथ ग्रोसरी करने जाते हो एक मॉल में, और उस मॉल में एक सेक्स शॉप बनी हुई है। जब आपका बच्चा वो पढ़ेगा, ऑब्वियसली वो स्कूल में भी देख रहा है, उसके दोस्त हैं, सारी चीज़ें, तो वो उन चीज़ों वो उसके अंदर होगा तो ना, मैं जाके देखूँगा। पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर एक बच्चा अपनी फैमिली के खिलाफ जाके, सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किस चीज़ में अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, अरेंज और लव मैरिज का चक्कर होता है कि भाई बच्चा कह रहा है मैंने लव मैरिज करनी है, पूरा खानदान एक तरफ है, चाचे मामे ताए फुप्पी फुप्पा दादा दादी सब एक तरफ, आपका बच्चा अलग। कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर बनता है तो वो बोलता है चलो भाई मैं अरेंज मैरिज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आपका बच्चा अगर बोलेगा कि मैंने इस्लाम में नहीं रहना, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? उसको एनजीओ सपोर्ट करेंगी, उस गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उसको पुलिस सपोर्ट करेगी, और आप अकेले होंगे। आपका बच्चा कल को बोलेगा कि मैंने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 18 साल से पहले बच्चा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, और 18 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है? उसके ऊपर मिसाल के तौर पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं आपके बच्चे के ऊपर। वो कैसे रखेगा यहाँ पे रोज़ा भाई? यहाँ पे जब उसके दोस्त, यार, कोलीग्स, स्कूल में टीचर्स वीचर्स कोई भी नहीं रख रहा, वो कैसे रखेगा? दोपहर में जब उसके स्कूल में लंच ब्रेक चल रही है, यहाँ पे मगरिब की नमाज़ आजकल मई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी में रात को 9:30 बजे हो रही है भाई, 20-20 घंटे का रोज़ा। तो आप अपने बच्चे को फ़ोर्स कर सकते हो कि यार तुम ज़बरदस्ती रोज़ा रखो, तुम पूरे दिन भूखे रहो और तुम्हारे दोस्त खा रहे पी रहे हैं, वो नहीं मानेगा आपकी बात। हो सकता है कि 10 में से 1 बच्चा मान भी जाए, लेकिन मुश्किल है, चीज़ें टफ़ होती हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है रमज़ान में। इस वक़्त दुनिया का जो फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, वो इस वक़्त इस्लाम है, ठीक है? लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक़्त जितने लोग हर साल इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उतने ही लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। और आपको क्या लगता है, ये जो छोड़ने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? बेसिकली इनका ताल्लुक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, किसी मुस्लिम कंट्री से इतना ज़्यादा नहीं है। इनका ताल्लुक जो है, ये लोग वो लोग हैं जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इमिग्रेट किए थे, या वो आ गए, उन्होंने नहीं, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो मुस्लिम, ऑब्वियसली मुस्लिम पेरेंट्स के मुस्लिम बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जब एक 8-10 साल के हुए तो उन्होंने बोल दिया भई हम इस्लाम में नहीं रहना चाहते, या वो 18 साल के उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वी आर एथिस्ट, वी आर नॉट मुस्लिम्स। तो ये बेसिकली जो इस्लाम छोड़ने वालों का रेशियो, ये सारे वो लोग हैं। मुझे पता है कि जो लोग भी इस वक्त इमिग्रेशन की तरफ ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो बेसिकली अपने लिए नहीं जा रहे हैं। उनका तो 30-35 साल गुजर गए, लाइफ के 60% लाइफ गुजर गई, वो बेसिकली अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन यार बच्चों के अगर बच्चे अगर दीन इस्लाम से ही चले जाएँ तो फिर फ़ायदा क्या? मतलब आप उनको सब कुछ दुनिया का दे दो और आखिरत उनकी अगर चली गई तो फिर फ़ायदा क्या? ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके सारे बच्चे ही नॉन मुस्लिम बन जाते हैं, एथिस्ट बन जाते हैं, कोई ना कोई मसला आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, आप 30-35 साल के हो, आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हो, ठीक है? आपने अपने 30-35 साल की जो लर्निंग है काफ़ी हद तक अपने बच्चे को दे दी, जो आपका बच्चा उस मुल्क में पैदा हुआ। लेकिन जो आपके ग्रैंड चाइल्ड होगा, जो आपका पोता-पोती, नवासा-नवासी होगा, उसको कौन उसकी तरबियत कर रहा होगा? उसकी तरबियत वो बच्चा कर रहा होगा कि जो कभी नॉन मुस्लिम कंट्री में रहा ही नहीं। तो अगर उसका बच्चा थोड़ा-सा रोज़ा-वोज़ा छोड़ दे, नमाज़ छोड़ दे, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो शायद आप अपनी एक जनरेशन को तो बचा लें, जो आपके बच्चे हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और थर्ड जनरेशन
उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली अभी तो शायद हम लोग पेरेंट्स भी हम में से काफ़ी सारे लोग नहीं बने हैं, तो हमें अपने ग्रैंड चाइल्ड्स की तो फ़िक्र नहीं होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हम लोग पेरेंट्स भी बन जाएंगे, तो बच्चों की फ़िक्र होगी, तो बच्चों की उनसे ज़्यादा फ़िक्र होती है। और अपनी नस्ल की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारी नस्ल कहीं इस्लाम से दूर ना हो जाए। शायद मेरी वीडियो भी अभी आप लोगों को बुरी लग रही हो या कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हो, आज नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन 20 साल बाद आपको ये वीडियो ज़रूर याद आ रही होगी। बस मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा देख लें कि यार हालात टफ़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन गुजारा हो जाएगा। वहाँ जाकर अगर बच्चे हाथ से निकल गए तो गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे ओल्ड एज हाउस में जाकर देखें, लोग हसरत की निगाहों से, कभी मैं कहीं से गुजरता हूँ ना, कोई ओल्ड एज हाउस बना हो ना, शाम के वक्त अगर आप गुजर रहे हो, धूप निकली हुई है, तो जितनी भी विंडोज़ होती हैं उनके सामने सारे बूढ़े लोग ना अपनी व्हील चेयर पे आए हुए होते हैं। वो तरसी हुई निगाहों से देख रहे होते हैं कि कोई उनको उनसे आके बात कर ले, कोई उनसे आके मिल ले, कोई भी नहीं होता, खाली होते हैं बंजर। हर बूढ़ा अपनी गैलरी में अपनी खिड़की के बाहर अकेला बैठा हुआ होता है। कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला हम लोगों की और हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत करे। आमीन। और दुआ में याद रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।